नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर मुल्क डॉक्टरों को पेश कर रहा है सलाम। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने कोरोना बहरान में डॉक्टरों के ताउन को किया याद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों से किया खिताब, कहा मुल्क को कोविड-19 से लड़ने में सभी डॉक्टरों की कोशिशों पर है फ़ख्र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। योग की तरवीज व तोसी को बढ़ावा देने के लिए वज़ीर आज़म ने की डॉक्टरों से अपील। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के मुस्तफ़ीदीन से की बातचीत, कहा तालीम का डिजिटल होना वक्त की ज़रूरत। सरकार का मकसद भारत को डिजिटल तौर पर अहल और इल्म पर मबनी मईशत बनाना। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के दौरान मरकजी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कहा तकनीक के इस्तेमाल से गरीब हुए और मजबूत। डिजिटल एग्रीकल्चर के जरिए किसानों ने भी उठाया फ़ायदा। जीएसटी के नाफिज होने की चौथी सालगिरह है। आज 4 साल पूरे होने पर वज़ीर आज़म ने की जीएसटी निज़ाम की सताइश, कहा जीएसटी भारत के इक़्तिसादी तनाज़िर में साबित हुआ मील का पत्थर। मरकजी वज़ीर माहौलियात व जंगलात प्रकाश जावड़ेकर ने की वन महोत्सव हफ्ते की शुरुआत। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेड़ लगाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वसी शजरकारी प्रोग्राम में लिया हिस्सा। और मुल्क में अब तक 33 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा दी गई हैं कोरोना वैक्सीन की खुराकें। 18 से 44 साल के लोगों को अब तक दी गई हैं 9 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा खुराकें। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा है कि आइए नेशनल डॉक्टर्स डे को डॉक्टरों के डेडिकेशन के लिए इखराज तहसीन के तौर पर मनाएं, ताकि वो अपनी काबिलियत के मुताबिक बीमारों का इलाज कर सकें। कोविड-19 के वक्त उनकी खिदमत फ़र्ज़ के दायरे से आगे निकल गई है। हम उन बेगर्ज फरिश्तों के कर्जदार हैं जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। नायब सदर जमहूरिया ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि इंसानियत की खिदमत में कोरोना की वजह से बहुत से डॉक्टरों और सेहत मुलाजमीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उन सबको सलाम करता हूँ। डॉक्टरों और सेहत मुलाजमीन के एजाज़ और सलामती को यकीनी बनाना मुहज़्ज़ब समाज का फ़र्ज़ है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BC राय की याद में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टरों, हमारी तिब्बी बिरादरी के आला उसूलों की अलामत है। ख़ास तौर से पिछले 1.5 वर्ष से हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह से अहले वतन की खिदमत की है वो एक मिसाल है। डॉक्टर BC रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खास तौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। कई मर्तबा ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी अपने को खो देंगे, लेकिन ऐसे मौके पर किसी फरिश्ते की तरह डॉक्टर जिंदगी की समत बदल देते हैं। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे
जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले वक्त में तिब्बी बुनियादी ढांचे को नज़रअंदाज किया गया था। इसके बावजूद कोरोना के दौरान हम फी लाख आबादी में इन्फेक्शन मौत की शरह देखें तो भारत की सूरत हाल बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक और खुशहाल ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा संभली हुई है। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भली भांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टरों से योग के लिए हौसला अफजाई करने की अपील की। जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है। क्या आईएमए इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? योग पर एविडेंस बेस्ड स्टडीज को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है। एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडीज को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जाए, उसे प्रचारित किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडीज दुनिया भर में डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को योग के बारे में और जागरूक करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर ट्वीट करते हुए कहा कि बहरान की इस घड़ी में अस्पतालों में सफ़ेद कपड़ों में नजर आ रहे डॉक्टर ईश्वर के ही रूप हैं। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि जो लोग मुल्क की खिदमत करते हैं उनका हर पल अवामी एजाज़ होता ही रहना चाहिए। डॉक्टरों का कौमी दिन यूँ तो हर साल आता है, लेकिन इस दफ़ा का डॉक्टर डे बेहद ख़ास है। कोविड वबा के साए में मनाया जा रहा डॉक्टर्स डे हम सबको उनके तई इज़हार तशक्कुर करने का एक मौका देता है। डॉक्टर और उनकी टीम की बदौलत ही आज भारत कोविड वबा से निपटने में पेश है। पिछले साल की तरह इस साल नेशनल डॉक्टर्स डे भी खास है। नेशनल डॉक्टर्स डे आलमी वबा कोरोना के बीच मनाया जा रहा है। मुल्क और दुनिया के लाखों डॉक्टर्स अब भी अपनी जान की परवाह किए बगैर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। We should be proud of our community, but at the same time we should be proud of the quality and the quantity of services जो हम दे सकते हैं, आज भी जो दे रहे हैं, और जो आने वाले समय में जो भी हमारे से लोगों को उम्मीदें होंगी या सरकार को उम्मीदें होंगी, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब उसी पे खड़े उठें। अपने आप भी बचे हैं, फैमिली को भी बचाया है एंड पेशेंट्स भी ट्रीट किए हैं। और पिछले 2 महीने में हमारे पास बहुत पेशेंट आए। आपको पता है दिल्ली की हालत बहुत ख़राब थी। इट वाज ए ओवरफ्लो। एक टाइम में एक दिन में हमारे पास 70-75 पेशेंट्स एडमिट मेरे पास रहे हैं एंड इट वाज फिनोमिनल। वबा के दौरान डॉक्टर दोहरे चैलेंज का सामना कर रहे हैं। एक तरफ मरीजों को देखना था तो दूसरी तरफ खुद को और कुनबे के अराकीन को भी बचाना है। सभी प्रिकॉशन लेने के बावजूद मेरे खुद पिताजी कोरोना से पीड़ित हो गए और हमारे ही हॉस्पिटल में भर्ती रहे और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हो गई थी, 8-10 लीटर पहुंच गई थी। पर हमारे साथ हमारे सुपर डुपर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव गोयल,
इनका काफ़ी सहयोग रहा और वो भी स्वस्थ होकर गए। और ज़्यादातर लोगों को हमने इस मैं कहूँगा सेकेंड वेव में मोर देन 95% ऑफ द पेशेंट्स को हमने बचा लिया। कोविड वबा से अब भी मुल्क नबरदाजमा है। नेशनल डॉक्टर्स डे के खास मौके पर डॉक्टर हम सबको कोविड से बचाव को लेकर कुछ हेल्थ टिप्स दे रहे हैं। हमने आज तक किसी भी वैक्सीनेशन से किसी व्यक्ति को गंभीर प्रकार से एडवर्स इफेक्ट होते हुए नहीं देखा है। तो हमें लगता है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए और इसमें भी मीन मेख निकालने की ज़रूरत नहीं है कि कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है या स्पुतनिक है या अब मॉडर्ना के लिए भी गवर्नमेंट ने हाँ बोल दी है। इन चारों वैक्सीन में से जो भी उपलब्ध हो वो ले लेना चाहिए। इन नागुफ्तबे हालात में पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाएं और इंसानियत के लिए उनकी खिदमत के तय उनका शुक्रिया अदा करें। दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आज चेन्नई में यौम डॉक्टर्स के मौके पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्जी अब्राहम कुड्डाथमुरी पर लिखी माई पेशेंट माई गार्ड जर्नी ऑफ ए किडनी डॉक्टर नामी किताब का इजरा किया। इस मौके पर डॉक्टर जॉर्जी अब्राहम मौजूद थे। मरकजी हुकूमत के अहम प्रोग्राम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के मुस्तफ़ीदीन से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष मुकम्मल होने पर कहा कि मुल्क में आज एक तरफ इख्तरा परदाजी का जुनून है तो दूसरी तरफ इन इख्तरा को तेज़ी से अपनाने का जज्बा भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में बाइख्तियार होते भारत की अलामत है। एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के उसूलों पर अमल करते हुए हुकूमत अवाम की सहूलत में इजाफा करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त का मुतालबा है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल इंडिया से एक शफ़ाफ तासुब से पाक निज़ाम सामने आया है और बदउनवानी पर भी रोक लगी है। साथ ही डिजिटल इंडिया से सबको मौका, सबको सहूलत मिल रही है और इससे सबकी शराकतदारी भी हो रही है। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत।
डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। इस मौके पर इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत तमाम गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। फलाही मंसूबों के पैसे रास्त तौर पर गरीबों के खातों में मुंतकिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल एग्रीकल्चर के जरिए किसान अपनी फसल फरोख्त कर रहे हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाने में जहां एक सस्ता इंटरनेट, 75 करोड़ स्मार्टफोन इत्यादि का बहुत उपयोग हुआ है, वहीं कॉमन सर्विस सेंटर ने बहुत बड़ा काम किया है। आपका निर्देश था कि डिजिटल इंडिया को जन आंदोलन बनाओ। इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से टेलीमेडिसिन हो या डिजिटल माध्यम से टीका लगाने का कार्यक्रम हो या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो या आरोग्य सेतु हो, इन सबों ने डिजिटल ऊंचाई को नई बुलंद तक पहुंचाया है। हमारा भविष्य क्या है? हमारा भविष्य इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और अन्य सभी माध्यमों से देश को आगे बढ़ाना। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के दर्जे 5 के एक तालिब इल्म के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने तालिब इल्म से दीक्षा पोर्टल के बारे में पूछा। सुहानी, ये बताइए कि दीक्षा प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता लगा और उसका क्या फायदा हुआ? व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है जिसे हम खोलकर उससे हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद जब हमारा हल उत्तर 10/10 आता है तो वो हम मैम को दिखाते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो सुहानी आप? कक्षा 5 में पढ़ते हैं। अच्छा सुहानी, ये बताइए कि स्कूल की याद तो आ रही होगी? यस सर। हैं? तो फिर ये दीक्षा पर पढ़ाई का अनुभव कैसा रहता है? सर ये भी बहुत अच्छा रहता है। आप ये बताइए कि दीक्षा के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सर दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र के एक किसान से बातचीत की जो अपनी फसलों को ऑनलाइन बेच रहे हैं। किसान ने ई नाम पोर्टल का इस्तेमाल करने का अपना तजुर्बा भी बताया। जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और आज़ादी के बाद मुल्क में सबसे बड़ी टैक्स इस्लाहात को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। 1 जुलाई 2017 की निस्फ शब को मुल्क में GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत हुई थी। इस नए निज़ाम से मुल्क की मईशत को मुनज़्ज़म करने में मदद मिली है, कीमतों में कमी देखने को मिली और टैक्स का दायरा बढ़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने GST के 4 वर्ष मुकम्मल होने पर उसकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि यह भारत के मुआशी निज़ाम में संग मील साबित हुआ है। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा, GST भारत के मुआशी निज़ाम में संग मील साबित हुआ है। उसने टैक्सों की तादाद, अमलावरी का बोझ और आम आदमी पर मजमूई टैक्स के बोझ में कमी की है, जबकि शफाफियत, तामील और मजमूई ज़ख़ीरे में काफ़ी इजाफा हुआ है। जंगलात और माहौलियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने पारिजात का पेड़ लगाया। जंगलात को बचाने और तब्दीली आबो हवा के मौजू पर मोदी सरकार हमेशा से ही हसास रही है, इसीलिए इसी सरकार में जंगलात का रकबा भी बढ़ा है। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट।
जंगलात व माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पारिजात पेड़ लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की। मरकजी वजीर ने कहा कि पेड़ लगाने का ये सबसे मुनासिब वक्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ पेड़ लगाना अहम नहीं है, बल्कि 3 साल तक उसकी देखभाल, उन्हें ठीक तरह से पानी देना, उनकी मिट्टी को ठीक करना और खाद देना भी जरूरी है। पेड़ लगाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पेड़ को बढ़ाना, 3 साल संभालना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको नियमित पानी देना, उसकी ज़मीन को ठीक करना, उसको खाद देना। और जंगल में भी अभी ये वन महोत्सव शुरू होता है। जंगल में सब प्रकार के एक्शन प्लान के तहत पेड़ लगाए जाते हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में 15,000 मुरब्बा किलोमीटर जंगल का रकबा बढ़ा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत 2030 तक पेरिस मुआहदे के मुताबिक 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके साफ करने के अपने हदफ को पूरा कर लेगा। पिछले 7 साल में मोदी जी के प्रशासन में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इतना वृक्ष संपदा बढ़ी है। भारत ने पेरिस समझौते में लक्ष्य लिया है कि हम 2.5 बिलियन टन्स का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पेड़ों से और जमीन को रिस्टोर करने से तैयार करेंगे। वन महोत्सव के इस खास मौके पर मरकजी वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि जंगलात के तहफ्फुज़ के हदफ को हासिल करने में मुल्क के 140 करोड़ आवाम ताउन करेंगे। दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के यौम पैदाइश पर उनकी बायोग्राफी निमित्त मात्र हूँ मैं का इजरा किया गया। इस मौके पर राजभवन में मुनाकिद प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और राजस्थान असेंबली के स्पीकर CP जोशी ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कलराज मिश्र की ज़िंदगी मेहनत से भरपूर है। एक छोटी सी किताब में उनकी शख्सियत का इहाता नहीं किया जा सकता। आज हम सबको बहुत खुशी है कि महामहिम के जन्मदिन पर उनके जीवन का संक्षिप्त सार निमित्त मात्र हूं मैं कॉफी टेबल का विमोचन हो रहा है, क्योंकि एक छोटी किताब में उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। उनका एक विराट व्यक्तित्व है। दिल्ली और कौमी राजधानी के इलाके में लोगों को आज भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। महकमे मौसमियात ने कहा था कि आज भी दिल्ली में गर्म हवाएं चल सकती हैं, जो कि पूरे दिन चली और अब भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मानसून को दिल्ली पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। हालिया दिनों में दिल्ली के बहुत से इलाकों में सीज़न का सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि गर्मी का कहर सिर्फ दिल्ली NCR तक ही महदूद नहीं है, इसका असर पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक के जम्मू में भी देखा जा सकता है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में लू के हवाले से 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इस दिन दर्जे हरारत में मामूली कमी देखी जा सकती है। मानसून की आहट के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर तेज़ गर्मी की जद में है, जहां महकमे मौसमियात ने लू चलने की वार्निंग दी है। मौसमियाती मरकज़ जयपुर के मुताबिक रियासत के बेशतर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, जहां बुध के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत चूरू और करौली में 44.04 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 44.3 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 44.2 डिग्री सेल्सियस और गंगानगर में 44.1 डिग्री, अलवर में 44.0 डिग्री, बीकानेर में 43.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के बेशतर हिस्सों में आइंदा 4 से 5 दिन में मौसम खुश्क रहेगा और आइंदा 48 घंटे के दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीज़न के अजला में कहीं कहीं लू चलने का भी इम्कान है। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के बाद सियासी तशद्दुद की आज़ादाना जांच का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत, मगरबी बंगाल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने अर्जी दायर करके तशद्दुद के मामलों को SIT से जांच कराने का मुतालबा किया है। इसके अलावा अर्जी में तशद्दुद मुतासरीन को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी बीजेपी के 2 कारकुनों की जानिब से अर्जी दायर की गई थी, जिस पर अदालत समाअत कर रही है। मारूफ मौसीकार गुलशन कुमार के कत्ल के मामले में बॉम्बई हाई कोर्ट ने अब्दुल रऊफ को कसूरवार करार देते हुए उसकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला किया है। जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। टी सीरीज़ कंपनी के मालिक गुलशन कुमार को 12 अगस्त 1997 में मुंबई में एक मंदिर से बाहर निकलते वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। जाते जाते आपसे बता दें कि मास्क ये बहुत ज़रूरी है और ये हम सब की हिफाजत के लिए है। अब भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना अब भी हमारे बीच है, इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम घरों से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और अपनी हिफाजत भी करें और अपने आसपास के लोगों की भी हिफाजत करें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब। Have we decoded bread of virus